स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में क्या क्या है? तो इस टॉपिक में सिलेबस तो दिया है एमएसबीटी ने इस प्रकार से। तो मैं आपको बता दूंगा कि इस टॉपिक में क्या है। तो फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में बेसिक चीजें दी हुई है। तो स्टील कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्टील स्ट्रक्चर्स, तो उसके टाइप क्या होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कौन कौन से आईएस कोड आपको यूज करने पड़ेंगे, किस तरह से लोड एक्ट होता है स्ट्रक्चर पर, कौन कौन से लोड एक्टिव होते हैं, उस लोड के जो भी वैल्यू है किस आईएस कोड से ली जाती है, वो सभी चीजें इसमें है। और कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी डिजाइन के लिए, यहाँ पर इस टॉपिक में वो सब कुछ कवर किया है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी क्या होती है वो भी इस टॉपिक में पूरा कवर किया है। तो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए जो भी बेसिक होता है आपको तो पता होगा ही। आप सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा के सिविल इंजीनियर हो, भावी सिविल इंजीनियर होंगे आप, तो आपको तो नॉमिनल पता ही होगा। तो चलो शुरू करते हैं सिलेबस। सबसे पहले इस टॉपिक का हम सिलेबस तो देखते हैं, इस टॉपिक में क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं आपको यह सिर्फ पढ़ के बताऊंगा, आप सिर्फ सुन लेना, तो आपको एक नॉलेज आ जाएगा कि इस टॉपिक में क्या आप हमको क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। ऑन एन एवरेज इस टॉपिक का तो हमको निकल के आ जाएगा, आपको एक आइडिया आ जाएगी कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो सबसे पहला पॉइंट है, स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सेकंड पॉइंट, स्टील स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से स्टील स्ट्रक्चर होते हैं उसमें, टॉवर्स, रूफ ट्रसेस, वाटर टैंक, ब्रिज, गैंट्री गर्डर, क्रेन गर्डर, कॉलम, चुमनी, बिल्डिंग फ्रेम्स, ये सभी हम देखेंगे। टाइप्स, थर्ड पॉइंट, टाइप्स, ग्रेड्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील सेक्शन, स्टील टेबल, IS 808 1989, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील। 4 नंबर का पॉइंट है, लोड एक्टिंग ऑन स्टील स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू IS 875 1987 पार्ट 1 टू पार्ट 4 तक, ये सभी आईएस कोड आपको देखने पड़ेंगे। और जो फिफ्थ पॉइंट है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट, लोड्स, डिजाइन क्राइटेरिया, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। और जो 6 नंबर का जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड लोड फैक्टर्स एज पर IS 800 2007। तो आपको एक इमेज तो क्रिएट हो चुकी होगी आपके दिमाग में कि इस टॉपिक में हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं, क्या क्या देखना है, क्या क्या स्टडी करना है। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते, तो सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट 1.1, स्टील एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आपको हेडिंग से ही कुछ तो आपको इमेजिन करो आप कि स्टील एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, जो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सिलेबस में। तो आप यह सब कुछ नोट डाउन करके रख देना अपने नोटबुक में। तो पहला क्वेश्चन, स्टेट एडवांटेजेस ऑफ स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जितने भी मार्क के लिए क्यों ना आए, 2 मार्क्स के लिए आए, 4 मार्क्स के लिए और 8 मार्क्स के लिए भी क्यों ना आए, तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अनुसार ही आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो 2 लिख देना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और नहीं तो 4 लिख देना आपके अनुसार। अगर छोटे छोटे होंगे तो 4 लिख दीजिए, अगर बड़े वाले लिखे तो 2 ही लिख देना। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन, स्टेट डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील
एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। थर्ड वाला क्वेश्चन है स्टेट एनी 6 एडवांटेजेस एंड एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। किस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको इस पॉइंट पर लिखना आना चाहिए, स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह पॉइंट देखने से पहले हम देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। एक्चुअली हम सब स्टडी कर लेते हैं, पर आपको बेसिक ही चीज़ों का आंसर नहीं पता होता आपको। तो सबसे पहले हम स्टील स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एक्चुअल में किसे कहते हैं स्टील स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन दी है, इफ स्ट्रक्चरल स्टील इज अ मेन लोड कैरिंग मटेरियल, यानी कि स्ट्रक्चरल स्टील यानी कि स्टील का कोई भी कंपोनेंट हो अगर आपके स्ट्रक्चर में, वो मेन लोड कैरिंग मटेरियल होता है। अगर वो मेन लोड कैरिंग मटेरियल होता है और वो ट्रांसफर द लोड विद इन देम एंड टू ट्रांसफर द लोड टू द ग्राउंड, वो लोड पूरा लोड कैरी करता है और वह सेफली फाउंडेशन की तरफ वो ट्रांसफर करता है लोड, देन द स्ट्रक्चर इज नाउन एज स्टील स्ट्रक्चर। तो उसे हम स्टील स्ट्रक्चर करते हैं। यानी कि आप फॉर एग्जांपल स्टील का एक कॉलम है, तो वो लोड भी कैरी करता है, जो भी उस पर लोड आता है बीम का, और वो लोड कैरी करके वो लोड ट्रांसफर भी करता है टू द फाउंडेशन, तो उसे हम स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं आएगा किसी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले उसके बाद हम आपको एक आइडिया तो मिलेगी कि स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देखेंगे हम, इसमें सब पॉइंट है एडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेज, हाई स्ट्रेंथ। इट हैज हाई रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। जो इस स्टील कौन सा भी आप स्टील लोगे तो स्ट्रेंथ टू द वेट जो रेशियो होता है उसका वो हाई होता है, म्हणजे कम वेट में वो ज़्यादा स्ट्रेंथ यानी कि ज़्यादा लोड कैरी करता है। आप कंपेयर करोगे आरसीसी से, तो स्टील का जो वेट होता है वो कम होता है, इसलिए इस यहाँ पर दिया है हाई रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ टू वेट, मेकिंग इट टू यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन ब्रिज टॉल बिल्डिंग्स। इसलिए ये रेशियो हाई होने के कारण हम उसे यूज कर सकते हैं लॉन्ग ब्रिज में, और टॉल जो कि ऊंची ऊंची इमारत होती है उसमें भी हम इसे यूज करते हैं हाई स्ट्रेंथ में। यह एडवांटेज आप नोट डाउन करके रख देना। और 3 पेन्स का यूज करना, जो भी मैंने ये हेडिंग दी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रेड पेन से आप लिख देना। ये जो मेन हेडिंग है वो रेड पेन से, और जो मैंने बोल्ड किया हुआ है इसको हाई स्ट्रेंथ को, आपको दिख रहा है बड़े अक्षर में, तो उसे आप ब्लैक पेन से लिख देना हाई स्ट्रेंथ। और जो ये जो बोल्ड नहीं किया हुआ है ये वाला जो पार्ट है, तो उसे आप ब्लू पेन से लिख दो अपने नोटबुक में। बहुत ही अच्छी नोटबुक हो जाएगी एट द टाइम ऑफ एग्जाम, वही आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो हाई स्ट्रेंथ आपको तो मैंने बता दिया। आप सेकेंड एडवांटेज देखते हैं, डक्टाइल मटेरियल। स्टील बीइंग अ डक्टाइल मटेरियल डज नॉट फेल सडनली, इट गिव्स द वार्निंग बिफोर द फेल्यूर। जो भी स्टील का जो भी मटेरियल होता है वो सडनली फेल नहीं होता। जैसा कि मान लो आप उस पर लोड आ गया, ज़्यादा लोड आ गया और एकदम वो फटक से टूट गया, वैसा नहीं होता। वो गिरने से पहले बेंड हो जाता है और आपको वार्निंग देता है कि मैं इससे आगे का लोड नहीं सहन कर सकता हूँ। जैसे ही वो बेंड होता है तो आप समझ जाते हो, तो इट गिव्स द वार्निंग बिफोर फेल्यूर। तो डक्टाइल मटेरियल होने के कारण ये वार्निंग देता है सबसे पहले। तो ये हो चुका हमारा सेकेंड एडवांटेज। हम थर्ड एडवांटेज देखेंगे अब, इजी टू ट्रांसपोर्ट। स्टील स्ट्रक्चर हमको इजी टू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मुझे ट्रांसपोर्ट करने के लिए वह बहुत ही इजी है। स्टील कैन बी ट्रांसपोर्टेड, फैब्रिकेटेड एंड इरेक्टेड एट साइट, सो इट सेव्स द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। यह ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, फैब्रिकेशन भी इजी किया जाता है, और
उसे हम साइड पे लेकर जा सकते हैं, उसे लगा भी सकते हैं, तो यह टाइम सेव करता है हमारा। तो इजी टू ट्रांसपोर्ट ये हो चुका हमारा थर्ड पॉइंट। और जो फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। स्टील as a construction material has a good earthquake resistance capacity due to its ductility and elastic plasticity। इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्ट्रांग होने के कारण यह अर्थक्वेक को भी रेजिस्ट कर सकता है। जब भी अर्थक्वेक आता है तो यह उस सभी अर्थक्वेक के सभी फोर्सेस यह रेजिस्ट कर लेता है। तो हम फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, स्क्रैप वैल्यू। स्टील हैज अ हाईएस्ट स्क्रैप वैल्यू। जैसे ही स्टील स्ट्रक्चर का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है या कोई भी कंडीशन होती है, अगर आपको स्क्रैप करना है तो हाई स्क्रैप वैल्यू होती है उसकी, स्टील की जो वैल्यू है वो हाई वैल्यू है। सिक्स्थ पॉइंट, गैस रेजिस्टेंस। स्टील इज अ गैस रेजिस्टेंस। गैस को रेजिस्ट करता है स्टील। देन रीयूज। स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड इजीली। आप स्टील का रिसाइकल भी इजी रिसाइकल कर सकते हो और उसका रीयूज भी कर सकते हो। रिसाइकल करने के बाद जो यूज करता है उसे हम रीयूज ही कहते हैं ना। तो यह हो चुका। फैब्रिकेशन। स्टील इज इजी टू फैब्रिकेटेड एट डिजायर्ड शेप एंड साइज। आपको कोई जैसा भी शेप चाहिए, कौन सी भी साइज चाहिए, उस साइज में उस शेप में हम उसे फैब्रिकेटेड कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली जॉइंटेड, और उसका जॉइंट भी हम इजीली जॉइंट कर सकते हैं। लार्ज स्पैन। स्टील इज वेरी यूजफुल फॉर द लार्ज स्पैन ब्रिज और टावर्स। लार्ज स्पैन ब्रिज के लिए भी हम स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह भी उसका एडवांटेज ही हो चुका लार्ज स्पैन में। तो हमने देख लिया कि एडवांटेज स्टील स्ट्रक्चर के जो भी एडवांटेजेस है वो हमने सभी देख लिए। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो डिसएडवांटेजेस है वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कोरोजन। कोरोजन मीन्स उसको गंज लगता है, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो निकल जाती है, रिड्यूस होती है according to time। Steel structures are subjected to corrosion, hence it requires the frequent painting। अगर आपको कोरोजन से स्टील को बचाना है तो उसे आप फ्रिक्वेंटली म्हणजे मीन्स आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर वन ईयर आपको उसको पेंट करना पड़ेगा। तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई हो चुकी है। अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट, मेंटेनेंस। स्टील स्ट्रक्चर रिक्वायर्स हाई मेंटेनेंस। कोरोजन की वजह से उसको हाई मेंटेनेंस रखना पड़ता है। तो यह हो चुका मेंटेनेंस का भी पार्ट। कॉस्ट। स्टील इज ए कॉस्टली मटेरियल। आरसीसी के मुताबिक स्टील की जो कॉस्ट है वो हाई कॉस्ट है। तो आपको यह हेडिंग से ही पता चलेगा आपके माइंड को कि कॉस्ट क्या क्या लिखेंगे। और फोर्थ पॉइंट है स्किल लेबर। इट रिक्वायर्ड स्किल लेबर फॉर इरेक्शन। म्हणजे जो भी स्टील का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी। स्किल्ड लेबर लाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा। तो यह कॉस्ट भी हाईली कॉस्टली प्रोजेक्ट हो जाता है। तो इस लेक्चर में हमने देखा स्टील स्ट्रक्चर के बारे में, स्टील एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। उसमें हमने स्टील स्ट्रक्चर के बारे में देखा, एडवांटेज देखे और डिसएडवांटेज भी देखे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम सेकेंड पॉइंट कवर करेंगे स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। See you in the